गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 8 मई 2020 है, दिन है फ्राइडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कोट है बाय पाउलो कोएलो। आप इनको जानते होंगे शायद। एक बहुत ही फेमस किताब इन्होंने लिखी है, द एल्केमिस्ट। मैंने इनकी 3 किताबें पढ़ी है। एल्केमिस्ट, पिलग्रिमेज भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी, और एक फ्लो लाइक ए रिवर या फिर फ्लोइंग लाइक ए रिवर, ऐसी कुछ नाम है उसका। एक बहुत लंबे टाइम पहले मैंने पढ़ी थी, तो काफ़ी अच्छी बातें आपको यहाँ पर इनकी किताबों में सीखने को मिलती है। तो उसी में से एक चीज़ है, बी ब्रेव, टेक रिस्क्स, नथिंग कैन सब्सटीट्यूट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऑथर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, उनका कहना ये है कि एक्सपीरियंस बेसिकली हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारे जो फेलियर्स हैं, वही हमारे एक्सपीरियंस हैं। सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको फेलियर का जो रास्ता है, अप्स एंड डाउन्स में से गुजरना पड़ता है, और ये सारी चीज़ों को करने के लिए आप में चाहिए थोड़ी बहुत हिम्मत, राइट। थोड़े रिस्क उठाने पड़ेंगे, थोड़ा हमें और ज़्यादा करेजियस होना पड़ता है, तभी हम हमारे जो कंफर्ट जोन जो हम कहते हैं उसके बाहर निकल पाते हैं। तो थिंक अबाउट इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। पेमेंट की बात करें तो EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन FB। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले टॉक्सिक डिजास्टर जो विशाखापट्टनम में हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, स्लो बट स्टेडी जो है, ये कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है SY कुरैशी साहब ने, इट्स अबाउट इलेक्शन। और पानी के ऊपर, वाटर विजडम ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, ये पानी के साथ जुड़ा हुआ है। वाटर डे और इस साल की थीम और पानी का जो इम्पोर्टेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विशाखापट्टनम के बारे में। आई एम श्योर आपको पता ही होगा, कल पूरे दिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, मोबाइल में, हर जगह पर आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला होगा। और स्टडी IQ ने तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। मेरे कलीग हैं प्रशांत धवन, उन्होंने इसके इस टॉपिक को कवर भी किया है। ये विशाखापट्टनम में जो इंसिडेंट हुआ है उसको आज भी हम इसके बारे में, मीन्स हम भी यहाँ पर इसको कवर करेंगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें अब मिल चुकी है। सबसे पहले तो विशाखापट्टनम है कहाँ पर? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये रहा हमारा देश भारत, और दिस वन इज़ साउथ इंडिया। और यहाँ पर आप देखिए ईस्ट कोस्ट जो है हमारा, दिस इज़ ईस्टर्न घाट हियर। ये रहा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है विशाखापट्टनम, राइट। दिस इज़ विशाखापट्टनम, इसको विजाग भी कई बार कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है हमारा। यहाँ पर हुआ है ये इंसिडेंट। एक फैक्ट्री है LG केमिकल की ये फैक्ट्री है, और LG पॉलीमर ये फैक्ट्री का नाम है। पिछले 43 डेज से ये शटडाउन की सिचुएशन में थी। इसको रिस्टार्ट किया गया और इसमें से गैस निकलने की शुरुआत हो गई, राइट। 2:30 AM ऑफ 7th मई, राइट। तो इसकी शुरुआत हुई, गैस धीरे धीरे निकलने लगा, और आजू बाजू के 3 से 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, यहाँ पर लोगों को वॉमिटिंग होने लगी, हेडेक, चक्कर आने लगे, स्किन में रैशेस होने लगे, आंखें जलने लगी। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। इनफैक्ट बहुत सारे पशु, डॉग्स, कैट्स, और यहाँ तक के जो पेड़ हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है। यहाँ पर जो गैस है उसको आपको समझना है। इसके ऊपर से शायद आपको प्रश्न भी पूछा जाए। तो गैस जो है इसका नाम है स्टायरीन, STYRENE। स्टायरीन जो है ये एक ऑयली ओडरलेस यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो प्लास्टिक और रेजिन्स, जो कप्स हम बनाते हैं, जो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए जो कप होते हैं, तो उसको पैदा करने के लिए, और प्लास्टिक की बोटल्स जो हैं उनको बनाने के लिए ये जो स्टायरीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO एफिलिएटेड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये एक कैंसर कोजिंग एजेंट भी है ये स्टायरीन। तो ये है सिचुएशन। अब यहाँ पर देखिए LG कैम बुक्ड फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ये जो
एलजी पॉलीमर ये कंपनी जो है इसको कल्पेबल होमिसाइड में बुक किया गया है। नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, तो एक केस फाइल हुआ है। यहां पर सिर्फ कंपनी के ऊपर नहीं, जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उनके ऊपर भी, जो लोग ये फैक्ट्रीज को ग्रीन सिग्नल जिन्होंने दिया है, जिनको चेक करना था, अगर आपको ऑलरेडी पता है डब्ल्यूएचओ एफिलिएटेड इंटरनेशनल एजेंसी बताती है कि ये कैंसर कोजिंग सब्सटेंस है यहाँ पर, और ऑलरेडी ये स्टायरीन जो है ये मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजारियस केमिकल्स रूल्स 1989 में कवर भी होता है। तो इसके साथ जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, तो नॉर्म्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है जो इन्वेस्टिगेशन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या फिर जो स्टार्टिंग में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है सो फार, तो उसमें ये बताया गया है कि अनस्किल्ड लोग जो हैं, वे सारे लोग जो इस केमिकल को हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर वो उनकी जॉब ये नहीं है, या फिर दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, तो ऐसे लोगों ने फैक्ट्री जो है उसको धीरे धीरे, इसका रीओपनिंग जो है, लॉकडाउन जो खुल रहा है, तो स्टार्टिंग में ऐसे अनस्किल्ड लोगों ने इस फैक्ट्री को ऑपरेट करने की शुरुआत की, और इसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, ऐसा न्यूज़ में हमें देखने को पढ़ने को मिल रहा है। इस एडिटोरियल में भी यही बात है कि रूडिमेंट्री मेंटेनेंस स्टाफ या फिर इतने प्रोफेशनल स्टाफ नहीं थे वहाँ पर, और शायद इसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। हॉरिफिक स्टोरीज तो ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्डिंग में से गिर गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो, कुछ ऐसे केसेस भी हमें सुनने को मिले हैं कि लोग जो हैं वो कुएं में गिर गए, कई लोग जो हैं वो रास्ते पर जा रहे थे और ऐसे ही नीचे गिर गए, मोटरसाइकिल्स में से गिर गए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, ये एक दुखद बात है। सबसे बड़ा इंसिडेंट आपको पता होगा इसके बारे में, 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। उस टाइम पर एक कंपनी थी, राइट, उस कंपनी का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ जुड़ी हुई जो कंपनी है उसका नाम क्या है। एक और इन्फोग्राफिक है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से है, ये वाला जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो मैंने दोनों आपके लिए यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपको इसके साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नाउ द थिंग इज द नंबर ऑफ स्टडीज़ ऑन स्टायरीन, यहाँ पर क्लिनिकल न्यूरोटॉक्सिसिटी रिमेन्स लो। केमिकल स्टडीज़ इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगी, और ये बेसिक कुछ चीज़ें हो सकती हैं, टायर्डनेस, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, हेडेक, थकान महसूस होना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर कोई व्यक्ति इसके जोन में आ जाता है तो ये कुछ हमें देखने को मिले हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है ऑफ कोर्स। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी होगी वो ये है कि जितने भी विक्टिम्स हैं, जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले, और जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करनी होगी। ये विशाखापट्टनम या फिर उसके नज़दीक में जो एरिया है गोपालपट्टनम, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है ये पूरे देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक वार्निंग भी है। लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे खुलेगा और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा हो सकते हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस इंसिडेंट से हम लेसन सीखें कि हर एक जगह पर जहाँ पर भी ऐसी कोई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर इस प्रकार के केमिकल्स का उपयोग होता है, तो उनको बहुत ही सोच समझकर प्रोफेशनल्स के सर्वेलेंस के तहत ही हमें इसको फैक्ट्रीज को ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है, हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसको हम इतना ज़्यादा सीरियसली हमारे देश में नहीं लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर थरोली जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किए जाते हैं। कुछ टाइम पहले की हमारी डिस्कशन को याद दिलाना चाहूँगा, जो मैंने बताया था कि जो फायर वर्क्स की फैक्ट्री है, जो पटाखे बनाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, और हर साल आपको एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स शिवा काशी के साथ जुड़े हुए मिलते हैं कि वहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग जो हैं वो सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ऐसी भी लापरवाही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो आज भी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं बना है। आप एक, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, शायद आपने देखा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप की
एक कंपनी है, तो उनकी ये जो कंपनी है वो हमारे देश में हर एक जगह पर आपको उनके पेट्रोल पंप्स देखने को मिलेंगे। उनके सेफ्टी जो हैं, मीन्स सेफ्टी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो दे डू फॉलो सेफ्टी नॉर्म्स, काफ़ी अच्छे हैं। वही सारी चीज़ें जो दूसरे अगर आप पेट्रोल पंप्स में देखेंगे देन यू विल नॉट फाइंड दैट। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रक जो हैं, पेट्रोल फ्यूल का जो ट्रक भी आता है, तो उसके ऊपर जो आदमी हैं चेकिंग करने के लिए जो जाते हैं, तो वो भी एक सेफ्टी गियर पहनते हैं, हेलमेट, और ट्रक से ना गिर जाए तो उसके लिए वो सेफ्टी गियर पहनते हैं। तो ये एक ऐसी मीन्स दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग इन इंडिया, एक भारत में ये एक बहुत ही नई चीज़ है। वरना तो ऐसे ही लोग ट्रेन के ऊपर भी ट्रैवल करते हैं, वी नो राइट, जो सेफ़ नहीं है। बसेस के ऊपर ट्रैवल करते हैं विच इज़ अगेन नॉट सेफ़, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो सेफ्टी जो है वो आज भी शायद हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, और हम चाइना से बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया को ग्लोबल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी अगर हम ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरे देशों के लिए, जिन देशों में सेफ्टी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनके लिए ये इंसिडेंट जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके हमारे लिए शायद ये शॉकिंग ना हो इतना, लेकिन उनके लिए तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ है ये। और यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में भी एक पेपर मिल जो है वहाँ पर गैस लीक हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा इसको कवरेज नहीं हुई, ये कल की ही बात है। फिर एक नई वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, तो वहाँ पर भी एक बॉयलर जो है वो एक्सप्लोड हुआ, वहाँ पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन ऐसी भी चीज़ें जो हैं वो हम मीन्स इतना ज़्यादा इसको मीडिया का अटेंशन नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ होती हैं। तो सेफ्टी शुड बी टॉप प्रायोरिटी, राइट। पब्लिक सेफ्टी जो है ये भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से कितने सारे परिवार जो हैं आज इस गोपालापट्टनम, विशाखापट्टनम में बर्बाद हो गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, स्लो बट स्टडी। 6 मई 2020 का आंकड़ा है, भारत ने 52,469 केसेस रजिस्टर किए हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से 1,771 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत का आंकड़ा हम कंपेयर करें तो ये आंकड़ा बहुत ही कम है, राइट। आई एम बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल हियर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मैं बता रहा हूँ कि ये आंकड़ा जो है, फेटालिटी का आंकड़ा जो है, मृत्यु का आंकड़ा जो है वो भी बहुत कम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ एड ऑन के तौर पर यहाँ पर मैं, ताकि आप इसके बारे में सोचें, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की वजह से हर साल अप्रॉक्स 1,50,000 लोगों की मृत्यु होती है हर साल। अब आप इसको 365 के साथ डिवाइड करके देखिए कि दिन में कितने लोगों की मृत्यु होती है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हमारे देश में 4,35,000 जितने लोगों की मृत्यु होती है पर ईयर। ये टोटल पर ईयर, ये पर ईयर हर साल इतने लोगों की मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो कोरोना वायरस, आई एम नॉट सेइंग कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इतने मीन्स रिस्की फैशन में हमें कार चलानी चाहिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स तो हो ही रहे हैं, करें ना करें होगा ही, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी एज सेफ एज पॉसिबल, इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ व्हीकल्स जो हैं उनको और रोड्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार ही नहीं चलाएंगे। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है तो क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन को हम बंद कर देते हैं? आंसर इज नो। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉकडाउन इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन ने हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दी है वो है समय। हमें सोचने का समय दिया है, हमें एक्शन लेने का समय दिया, हमें स्ट्रेटेजी बनाने का समय दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन प्रोड्यूस करने का समय दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी हो पाई जब हमने लॉकडाउन किया। लेकिन अब लॉकडाउन में से बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो हम सीख चुके हैं। धीरे धीरे नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे टेस्ट्स भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यूएसए सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वर्ल्ड का 32.7% जितना शेयर जो है कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों का, 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं यूएसए में इससे अफेक्टेड हैं। इटली, स्पेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ईरान, ये सारे देशों में
धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो स्लो हो रही है। ब्राज़ील और रशिया की भी सिचुएशन भारत की तरह ही है। हम टॉप 15 कंट्री के लिस्ट में आ चुके हैं, भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस में भारत में तो ये होना ही था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं है। लॉकडाउन नेसेसरी है, लॉकडाउन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस उठानी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ की रियलिटी ये भी है कि हमारे देश में लॉकडाउन में जो मीन्स कोरोना वायरस की वजह से कम लोग मरे हैं या फिर मरेंगे, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो भूखे रहने से और दूसरे इश्यूज़ की वजह से मर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस नॉट गेटिंग मेडिकल फैसिलिटीज़। बहुत सारे लोग जिनको दूसरी बीमारी है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, कई घरों में झगड़े चल रहे हैं, मारपीट हो रही है, तो इसकी वजह से भी मृत्यु और चीज़ें हो सकती हैं या फिर हो रही है। तो अब वक्त आ चुका है कि धीरे धीरे हम चीज़ों को इजी बना दें। बहुत सारे, कल अगर आपने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सुना होगा या फिर वो वीडियो को देखा होगा, तो आपको शायद पता होगा कि बहुत सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी बता रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम इकोनॉमी को खोल दें, राइट। और मंत्रा हमारा यही होना चाहिए कि जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट को हम ट्रेस कर सके, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हम कर सके, उतनी हमें करनी चाहिए। कम्युनिटी टेस्टिंग, सर्वेलेंस, ये सारी चीज़ें साउथ कोरिया ने की, यही चीज़ हम भी फॉलो कर सकते हैं। और लॉकडाउन तो हमें खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त के बाद लॉकडाउन खोलने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इतनी बर्बादी हो जाएगी इकोनॉमिकल। और हमारे देश में लॉकडाउन, जैसे मैंने आपको बताया, लॉकडाउन से कम मीन्स ये कोरोना वायरस से कम इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से ज़्यादा लोगों की मृत्यु एक लंबे टाइम तक होती रहेगी। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट सीरियसली। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो ज़्यादा सैंपल्स वहाँ पर, ज़्यादा नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग वहाँ पर हो रही है। और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ पर नेशनल एवरेज से बहुत कम लोगों की टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर जो हमने डिस्कशन की है डियर फ्रेंड्स, एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पीकर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह में से निकलने वाले जो शब्द हैं, मेरे वर्ड्स जो हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन फिर आप उसको कैसे सुनते हैं या फिर आप उसका क्या मतलब निकालते हैं, वो आपके ऊपर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने कुछ एक पॉजिटिव बात बताई थी, तो उसका उन्होंने एक नेगेटिव मतलब निकाल लिया है। इतनी कोई बड़ी मैटर नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ को इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर। और बेसिकली लिसनिंग जो है, स्पीकिंग की तरह लिसनिंग जो है, सुनना जो है, वो भी एक प्रकार से आर्ट है, राइट। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो या फिर कभी भी आपने इसके बारे में ये ना सोचा हो, लेकिन हमको बोलना सिखाया जाता है, हमको लिखना सिखाया जाता है, हमको पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल में हमें लिसनिंग, सुनना जो है वो नहीं सिखाया जाता। वो ऑटोमेटिकली छोड़ दिया है कि लोग अपने आप सीख लेंगे। दैट इज़ नॉट राइट। लिसनिंग जो है उसमें भी एक चीज़ है कि जो हम चाहते हैं वही हम सुनते हैं। थिंक अबाउट इट। जो हम चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में है, जो हम मीन्स मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं है। बट जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग जी, आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको जो सुनना है वही आप सुनेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। एसवाई कुरैशी साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का भी मेंशन किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कुछ चीज़ें आपको पता नहीं हैं, तो लक्ष्मीकांत या फिर ऐसी कोई जो बुक्स आप रेफ़र करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स को समझने के लिए, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, राइट। मैं आपको जितना हो सकेगा, जितना हम ब्रेक इट डाउन कर सकते हैं वो करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ए मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। मान लीजिए, आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है, आपने इलेक्शन नहीं भी लड़ा है तो भी आप
चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर एक यूनियन मिनिस्टर बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर बनते हैं तो उसके 6 महीनों के अंदर या तो लोकसभा में, अगर प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर की बात है तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में, और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में। और बहुत सारे हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये दोनों में से किसी भी गृह में से आपको उनका मेंबर बनना है। 6 महीने का टाइम है। अगर 6 महीनों के अंदर आप एमएलए या फिर एमएलसी या फिर एमपी नहीं बन पाते तो फिर आप मिनिस्टर भी ऑटोमेटिकली 6 महीनों के बाद ऑटोमेटिकली, अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो भी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अगर आप चीफ मिनिस्टर भी हैं तो नहीं रहेंगे, राइट। अब ये पूरा जो मैटर है, ये सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट था। तो ये एक चीज़ आपको आर्टिकल में पढ़ने को नहीं मिलेगी, बट आई हैव एडेड इट हियर फॉर योर कन्वीनियंस। नाउ द थिंग इज, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है ये है मिस्टर ठाकरे, उद्धव ठाकरे। 28 नवंबर 2019 को वो चीफ मिनिस्टर बने। उनके पास 6 महीने थे और ये एंड जो है ये आ रहा है 27 मई 2020 को। उससे पहले उनको लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं उसका मेंबर बनना पड़ेगा। इलेक्शंस जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो परिषद है, विधान परिषद के इलेक्शंस होने वाले थे 26 मार्च 2020 को, लेकिन इसको इनडिफाइनेटली इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया है। एक और चीज़ कि ये जो लोकसभा है, फॉर एग्जांपल राज्यसभा और विधान परिषद, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके ही इलेक्शंस को आप इनडिफाइनाइटली पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट। जो लोकसभा के इलेक्शन हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको आप इनडिफाइनाइटली डिले नहीं कर सकते। दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बताया है कि आप बार बार इनडिफाइनेटली इसको कैंसिल नहीं कर सकते या फिर पोस्टपोन नहीं कर सकते, टू बी प्रिसाइज, पोस्टपोन। तो अब मिस्टर ठाकरे के पास एक ऑप्शन था और वो है नॉमिनेशन। जैसे प्रेसिडेंट, हमारी जो राज्यसभा है उसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं। कितनी सीट्स हैं बताइए, कितनी ऐसी सीट्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। वो इलेक्शंस नहीं लड़ते, डायरेक्टली प्रेसिडेंट जिनको चाहेंगे ऐसे कुछ लोगों को डायरेक्टली राज्यसभा का एमपी बनाया जा सकता है। तो वो कितनी टोटल ऐसी सीट्स हैं। इसी प्रकार की सीट्स जो हैं, ऐसी ही फैसिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में भी है। तो मिस्टर ठाकरे के पास ये ऑप्शन था कि वो इस रूट को अपनाएं। तो फिर वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गवर्नर साहब को पत्र लिखा, लेकिन गवर्नर साहब ने 15 दिनों तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे थे। जैसे कि लालू प्रसाद ने 1997 में जब क्रिमिनल केस उनके ऊपर साबित हो गया, तब उन्होंने अपनी वाइफ को उनकी जगह पर बिठा दिया, अपनी जगह पर बिठा दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये जो उद्धव ठाकरे, उनके बेटे जो हैं वो भी एमएलए हैं, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन फाइनली फिर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शंस लिए, कुछ उन्होंने अपना स्टेप इन किया और फाइनली 9 ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स हैं उसके लिए इलेक्शंस होंगे 21 मई को। इसमें 288 मेंबर्स जो हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो इसमें वोटिंग करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो ये इलेक्शन जो होती है, इसका जो चुनाव है, तो इसमें इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी कि इसमें जो लोग हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। इसके एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज है, तो इसमें विधानसभा के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट, तो 288 लोग ही इसमें वोटिंग करेंगे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल इलेक्शन कमीशन के लिए। ये कोई इतनी बड़ी चुनौती ऑफ कोर्स नहीं होगी, सिर्फ 288 लोग ही इसमें वोटिंग करने वाले हैं, राइट। लेकिन बिहार में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की डेट्स देख लीजिए, यहाँ पर 21। और ये बताया जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखिए बिहार में सबसे पहले है 29 नवंबर 2020। इससे पहले यहाँ पर इलेक्शंस आपको करने होंगे, क्योंकि वहाँ की टेन्योर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो ख़त्म हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये 2 सालों तक तो हमारे बीच में ये रहेगा कोरोना वायरस। तो अब क्या करें? अब एक ही ऑप्शन है कि हमें आगे बढ़ना होगा और इलेक्शंस कंडक्ट करने होंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस जो हैं उसको आप इंडिफाइनेटली पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को आप इंडिफाइनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते, राइट। 6 महीनों के लिए आप उनको पोस्टपोन कर सकते हैं, और इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर कोई इमरजेंसी है, तो देश में अगर इमरजेंसी है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है उसमें सिक्योरिटी और संप्रभुता के ऊपर अगर सवाल है तो उसको इमरजेंसी कह सकते हैं एज पर आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 1। लेकिन पेंडेमिक और एपिडेमिक को इमरजेंसी में काउंट नहीं किया जाता है, तो उसमें क्या करेंगे। सेकंड है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो उसके वो भी आप बार बार नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट बांध दी है, और क्यों ना बांधे, क्योंकि फिर तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो साउथ कोरिया से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। साउथ कोरिया ने ये कोरोना वायरस चल रहा था, फिर भी उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया, लोग ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे, हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग कर रहे थे, टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक उसूल है, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे जो एजड लोग हैं, जिनको, या फिर एल्डरली लोग जिनको बाहर जाना शायद लॉकडाउन के बाद भी अलाउ ना किया जाए, या फिर उनको नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए आपको प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल वोटिंग, मोबाइल बैलेट बॉक्सेस, ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा। सेल्फ क्वारंटीन में जो लोग हैं तो उनके लिए 6 बजे के बाद वोटिंग की फैसिलिटीज़, मेल के माध्यम से वोट देना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं वोटर विजडम ड्यूरिंग ए पेंडेमिक के बारे में। 22 मार्च को वर्ल्ड वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। पानी जो है ये कॉमन पूल नेचुरल रिसोर्स है। कॉमन पूल यानी कि हम सब का है ये पानी, राइट। कोई भी अगर सिर्फ सबमर्सिबल या फिर कोई ऐसे वाटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन्स आपके पास हैं, तो पानी के आप मालिक नहीं बन गए, राइट। हम सब का है पानी, ग्राउंड वाटर हो चाहे रिवर का हो। और ये पानी जब हम कहें सबका है, तो इसमें सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, किसी देश की बात नहीं है, ये पूरी इकोसिस्टम की बात है, बायोडाइवर्सिटी की बात है, फूड सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए पानी जो है हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पानी को लेकर आज भी अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। लोग जानते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, या फिर उनकी जो आदतें हैं वो चेंज नहीं हुई हैं। तो जैसे कि रोड के ऊपर कचरा फेंकना जो है वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों लोग करते हैं। ऐसा ही बहुत सारे लोगों को पता है, एडवर्टीजमेंट देखी है, उनको मैसेजेस आते हैं, सारी चीज़ें उनको मिलती हैं कि पानी जो है वो उसको बिगाड़िए मत। कई लोग जो हैं ब्रश करते हैं सुबह, और पानी का नल जो है वो फुल ऑन होता है, तो कितना सारा पानी इसमें वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आदतें जो हैं वो आज भी चेंज नहीं हुई हैं। 2019, अब बेगे पार्डन, कोविड-19 जो है, कोविड-19 और ये 2020 का जो पूरा साल है, तो इसमें पानी को लेकर काफ़ी अवेयरनेस भी हुई है, क्योंकि हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन जो है वो कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस साल की जो थीम है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट पानी के ऊपर डेफिनेटली, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डेफिनेटली हो रही है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, और गर्म हवा जो है वो फिर ज़्यादा, मीन्स एटमॉस्फेयर भी जो है ज़्यादा पानी, 4% ज़्यादा पानी होल्ड कर पाएगा। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा कि नदियाँ जो हैं वो सूख जाएगी, आपके तालाब जो हैं वो सूख जाएंगे, और जिन जगहों पर बारिश या फिर जो गीली जगहें हैं जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, और जहाँ पर कम बारिश हो रही है वहाँ पर और ज़्यादा कम बारिश होगी। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमें गैप देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है, ऑफ कोर्स मिट्टी और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर डालती है ज़्यादा बारिश। तो वक्त आ चुका है कि हम लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हुए अवेयरनेस क्रिएट करें। पानी एक, जैसे हम सब जानते हैं, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए पानी का एक इम्पोर्टेंस है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पानी। बहुत सारी चीज़ें भी, मीन्स लाइफ ही नहीं होगी पानी के बिना। तो ये सारे जो हैं, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेगी अगर पानी नहीं है। तो भारत की रिच ट्रेडिशंस रही हैं, अगर हम हमारे पुराने हेरिटेज साइट्स और उनको देखें तो भी हमें देखने को मिलता है कि पानी के कुएँ हैं, स्टेप वेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें सालों से हम जानते हैं, हज़ारों सालों से जानते हैं, और बहुत सारे नए तरीके भी हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए।
कार्बन सिंक्स, जिसमें जिसमें ओशियंस हैं, वेटलैंड। कार्बन सिंक्स यानी कि वे सारी जगह है जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ओशन है, वेटलैंड हैं, पीटलैंड्स हैं, मैनग्रूव्स हैं, जंगल हैं। तो इन सारी चीज़ों का इनकी रक्षा करना और एक एक व्यक्ति को अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देना होगा। एड-ऑन्स की बात करें, कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। एक और इन्फोग्राफिक है आपके लिए। वाटर स्ट्रेस्ड, आप देख लीजिए, पर कैपिटा 1700 क्यूबिक मीटर से जब कम हो जाता है तो हम वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, और 1000 से कम होता है तो वाटर स्कैर्स की कैटेगरी में। तो 51 तक पहुंचते पहुंचते हम वाटर स्कैर्स के पास बहुत ही नज़दीक होंगे। ये भारत देश की बात है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पानी की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। एंड दिस आर न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। एसबीआई ने लेंडिंग रेट और एफडी इंटरेस्ट कम किया है। इंडिया रजिस्टर्ड न्यू 3561 केसेस। फिर पीटा ने यह बताया है कि हाथियों को भी ट्यूबरक्लोसिस होता है और हाथी की वजह से फिर लोगों को भी टीबी हो सकता है। वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी साहब ने यह बताया कि भारत जितने भी चीज़ें हो सकता है वो कर रहा है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। उन्होंने देश को बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर लोगों को बधाई दी। जो नाइकू जो था वो 6 महीनों से रडार में था। फिर आईएमडी ने ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है और मुजफ्फराबाद जो पीओके मीन्स फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में है लेकिन हमारा पार्ट है, तो इसकी भी जो एक वेदर फोरकास्ट है वो की है। तो इससे पाकिस्तान थोड़ा नाराज़ है। 4 स्टेट्स वांट यूपी लेबरर्स टू स्टे। इवैक्यूएशन में नेवी जो है वो $40 चार्ज कर रही है। और यूएसए ने भारत का जो अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव रोल है उसको माना है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।